evening, student. Today I will take the topic of Coulomb's law. The Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion between 2 point charges when they are at rest. Coulomb's law हमें बताता है 2 point चार्ज के बीच में जब वो रेस्ट पे हो उन पे लगने वाले फोर्स को, फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, फोर्स रिपल्शन का भी हो सकता है। अगर ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हैं तो इनमें रिपल्शन का फोर्स लगेगा। द फोर्स द कूलम्स लॉ टेल्स, ये कूलम्स लॉ हमें बताता है कि F जो होगा, जो कूलम्स का फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, proportional to the magnitude of two charges, and force is inversely proportional to the square of distance between two charges. फर्स्ट में क्या है, फोर्स प्रोपोर्शनल होगा दो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब हम इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लग जाएगा, K इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो K की वैल्यू है ये हमने एक्सपेरिमेंटली जो देखा तो इसकी वैल्यू आती है F इक्वल टू वैक्यूम में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम्ब फोर्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद कर रखने की है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये वैल्यू होती है, इतना न्यूटन का कोड फोर्स। तो ये आपकी क्या है, कूलम्ब्स लॉ है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो आपका रिपल्शन का फोर्स लगेगा। इसका जो कूलम्ब के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, जब हम फर्स्ट और टू को इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K लग जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आती है एक्सपेरिमेंटल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी मैग्नीट्यूड में वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। तो ये आपका कूलम्ब लॉ स्केलर फॉर्म में हो गया। ये कूलम्ब लॉ आपका स्केलर फॉर्म में हो गया। अगर हम इस कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो, अगर इसकी हम वेक्टर फॉर्म कंसीडर करते हैं, वेक्टर फॉर्म कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका फोर्स किस फॉर्म में होता है वो हमेशा वेक्टर फॉर्म में होता है। तो देखो उसको हम आगे करते हैं, वेक्टर फॉर्म में इसको हम निकालेंगे। ये आपके सिलेबस के अंदर है वेक्टर फॉर्म। तो देखो यहां पर वेक्टर फॉर्म को हम कंसीडर करेंगे तो इसमें डायरेक्शन आएगी। तो देखो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा F Q1 फोर्स एट Q1 ड्यू टू Q2, ये फोर्स Q1 ड्यू टू Q2, ये मैंने वैल्यू लिखी है। Q1 पर लगने वाला फोर्स बाद में हम लिखेंगे Q2 को, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इधर की तरफ होगी। क्यों, देखो इन पर फोर्स को हम ऐसे देखते हैं। ये पहली बात तो कंडीशंस मैंने आपको बता दी कूलम्ब्स लॉ में क्या कंडीशंस है, कि ये दोनों रेस्ट की फॉर्म में होंगे, ये दोनों चार्ज रेस्ट की फॉर्म में होंगे और पॉइंट चार्ज होंगे। तो क्या होता है, जब हम इसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे, इस चार्ज को हम पकड़ के रखेंगे, Q2 को हम पकड़ के रखेंगे और Q1 को हम छोड़ देंगे। Q2 को हम पकड़ के रखेंगे और Q1 को छोड़ देंगे। तो जब हम Q2 को पकड़ के रखते हैं तो Q1 इसकी वजह से इधर को रिपेल होता है।
क्यू दोबारा से बोल रहा हूं, Q2 को पकड़ के रखेंगे और Q1 को छोड़ देंगे, तो इसकी वजह से Q1 इधर को रिपेल होगा। तो ये डायरेक्शन आ गई फोर्स किसकी, F Q1 ड्यू टू Q2। तो पहले मैंने Q1 लिखा है किसकी वजह से, Q2 की वजह से। क्यों भाई, ये जब हम इसको पकड़ के रखते हैं तो इसकी रिपल्शन की वजह से ये इधर को जो है इधर को भागता है। उसी प्रकार सेम जब हम देखते हैं Q2 पर लगने वाले फोर्स को देखते हैं तो F Q2 ड्यू टू Q1, F Q2 ड्यू टू Q1, ये फोर्स आ गया। मतलब Q2 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q1 की वजह से। अब यहां पे हम सेम प्रोसेस करते हैं। अब हमें Q2 पर लगने वाले फोर्स को देखना है किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो Q1 को हम पकड़ के रखते हैं और Q2 को छोड़ देते हैं। Q1 को पकड़ के रखते हैं, जिस पर लगने वाले फोर्स को देखना है उसको हम फ्री छोड़ देते हैं। जिस पर लगने वाले फोर्स को देखना है उसको हम फ्री छोड़ देते हैं, और जिसके द्वारा फोर्स लगाया जाता है उसको हम पकड़ के रखते हैं, ताकि ये भी रिपेल होकर के, अगर हम दोनों को पकड़ लेंगे तो ये उधर नहीं भाग पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको, इस पर लगने वाले फोर्स को देखना है तो देखना पड़ेगा कि ये किधर को भागता है, किधर को जाता है। तो इसको पकड़ के रखेंगे और इसको हम छोड़ देंगे। तो आप देखते हैं इसकी वजह से ये रिपेल होकर के उधर जाता है। और पहले हम किसको लिखेंगे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। जैसे मैंने यहां पे लिखा है फोर्स ऑन Q1 को पहले लिखा जाएगा, और Q2 को जिसकी वजह से चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है, उसको बाद में लिखा जाएगा। Q1 ड्यू टू Q2, यहां पर Q2 ड्यू टू Q1। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हम इस फोर्स को देखते हैं। तो हमारा फोर्स कितना है, F Q1 ड्यू टू Q2 कितना फोर्स है, अभी हम निकाल चुके हैं मैग्नीट्यूड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो इधर वेक्टर फॉर्म है और इधर स्केलर फॉर्म हो गई। इधर वेक्टर फॉर्म में, इधर स्केलर फॉर्म हो, तो यहां पर एक यूनिट वेक्टर को हमें लगाना पड़ता है। ये आपने 11th में पढ़ रखा हुआ है। इधर हमें एक यूनिट वेक्टर को लगाना पड़ेगा, जिसकी डायरेक्शन, इस यूनिट वेक्टर क्या बताता है, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, क्योंकि उसके मेंशन है यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब हो गया 1, यूनिट 1 होता है, 1, ठीक है। तो ये 1 इसका मैग्नीट्यूड होगा। ये सिर्फ डायरेक्शन को बताने में यूज होता है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लिकेशन करने से किसी भी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो इसकी डायरेक्शन, जब हम आर की डायरेक्शन देखते हैं तो आर देखो 2 से 1 की तरफ है, 2 से 1 की तरफ है, ये यूनिट वेक्टर है भाई। 2 से, इसकी डायरेक्शन किधर को है भाई, ये फोर्स इधर को लग रहा है। कौन सा, F Q1 Q2 इधर को लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, Q2 से Q1 की तरफ। दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो आपका पहला हो गया। सेकंड हम देखते हैं फोर्स ड्यू टू Q2, ये वाला लेंगे, ड्यू टू Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, मगर डायरेक्शन अलग होगी, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पे लगता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि दो चार्ज जब एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दो चार्ज जब एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है, जब रिपल्शन का फोर्स लगता है। तो देखो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन R की, इसकी डायरेक्शन किधर को है, 1 से 2 की तरफ। इसकी डायरेक्शन किधर को है, 1 से 2 की तरफ। तो अब हम इसके लेंगे 1 to दिस। भाई इसकी डायरेक्शन क्या है, 1, Q1 से Q2 की तरफ है, तो इसलिए मैंने लिया है R12। इसकी डायरेक्शन किधर को है, ये इधर को रिपेल हो रहा है, 2 से 1 की तरफ। ये यूनिट वेक्टर, ये साइन यूनिट वेक्टर का होता है, ये साइन यूनिट वेक्टर का। अब देखो इधर भी वेक्टर है, इधर भी वेक्टर है। अब हमारी इक्वेशन राइट है, तो देखो दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2।
दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब यहां पर आप देख सकते हो इसकी डायरेक्शन इससे अपोजिट है। 2 1 की डायरेक्शन किधर से किधर है, इधर से इधर, इधर की तरफ है। इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर से इधर की तरफ, इधर की तरफ है। भाई ये फोर्स किधर को लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। वो फोर्स किधर लग रहा है, उस तरफ लग रहा है। तो जरा आप देखो कि इसमें हम कह सकते हैं R हमारा R21 इज माइनस R कैप 1 2, ये है हमारा। भाई दोनों की डायरेक्शन अब अपोजिट है। ये 2 से 1 की तरफ इधर है, वो 1 से 2 की तरफ इधर है। डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो हम इसके बेस पे कह सकते हैं कि F Q1 Q2 Q पर ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू माइनस F Q2 Q1। दिस इज एंड दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ। दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ। ये आपका कूलम फोर्स का आपने वेक्टर फॉर्म में इसको निकाल लिया और ये राइट है किसकी वजह से, इट अप्लाइज बाय न्यूटन थर्ड लॉ। इट implies न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है, थर्ड लॉ आपको पता है, इक्वल एंड अपोजिट। फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना। दो चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है इस पर इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। मैग्नीट्यूड में देखो दोनों बराबर है। इसका मैग्नीट्यूड देखो और इसका मैग्नीट्यूड देखो, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। ये देखो मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों के मैग्नीट्यूड, बस सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। ये वाला फोर्स किधर को लगता है, Q1 ड्यू टू Q2 इधर को लगता है, Q2 ड्यू टू Q1 इधर को लगता है। तो देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये 2 से 1 की तरफ है, ये 1 से 2 की तरफ है, यूनिट वेक्टर। अब ये आप एक इधर है एक इधर है, तो ये माइनस का साइन आ गया। तो देखो फोर्स कितना हो गया आपका, और ये किसको बताता है, इट एम्प्लाइज न्यूटन थर्ड लॉ को बताता है। तो दिस इज द न्यूटन, दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नाउ वी विल डू द सम न्यूमेरिकल्स और बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है हमारे पास रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। इसमें क्या कह रहा है, spheres A and B have identical size and charge plus Q are at distance r apart and have force F between them. The third sphere of same size but uncharged is brought in contact with first, then brought in contact with second. If charge is placed at same distance, फाइंड द न्यू फोर्स ऑन इट। भाई इसमें हमने कहा है कि दो स्फीयर्स A एंड B हैं जिनके आइडेंटिकल साइज हैं और उन पर सेम चार्ज है Q, और वो डिस्टेंस R अपार्ट रखे जाते हैं। तो उस पर कितना फोर्स लगता है, F फोर्स लगता है। तो देखो इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास दो हो गए, एक स्फीयर ये हो गया A, एक स्फीयर ये हो गया A, इस पर प्लस Q चार्ज है। एक स्फीयर B हो गया, इस पर भी प्लस Q चार्ज है। एक स्फीयर A हो गया, इस पर प्लस Q चार्ज है। एक स्फीयर B हो गया, इस पर प्लस Q चार्ज है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है R है। सपोज डिस्टेंस R दिया हुआ क्वेश्चन में R है, तो कितना फोर्स लगेगा, बाई कूलम्स लॉ हमें बताया गया है कितना। अगर हम K को लिख दें, K कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये आपको पता है। K कितना हो गया, Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर, इतना फोर्स F हो गया। F की वैल्यू आपको पता है, K की वैल्यू आपको पता है, K कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू आती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये बता रखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपको पता है। तो K मैंने ऐसे लिख दिया, इतना फोर्स लगा। देखो इसने कहा स्फीयर A एंड B है, वो आइडेंटिकल साइज एंड चार्ज A और B पर आइडेंटिकल साइज है और सेम चार्ज है एट डिस्टेंस R अपार्ट।
तो इन पर कितना फोर्स लगता है, F लगता है। तो ये फोर्स आ गया Q1 Q2। तो अब हम इसको Q डॉट Q को हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं Q का स्क्वायर, ठीक है ना। Q को हम इसको स्क्वायर कर देते हैं Q का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास Q का स्क्वायर, इतना फोर्स F हो गया। अब इसने क्या कहा है, आगे हम पढ़ते हैं, द थर्ड स्फेयर ऑफ सेम चार्ज बट अनचार्ज सेम साइज, ए थर्ड स्फेयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज, ये चीज नोट करने की है। सेम साइज तो और अनचार्ज है, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ फर्स्ट, पहले फर्स्ट के साथ कॉन्टेक्ट में लाया जाता है। फर्स्ट कौन सा है, ए है, ए के साथ कॉन्टेक्ट में लाया जाता है। तो पहले हम इतना करते हैं, ए के साथ कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं। तो ये रहा मेरे पास ए स्फेयर, इस पर चार्ज कितना है मुझे पता है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। और दूसरा स्फेयर मैं पास में इसको टच कराता हूं, इसके साथ ही कांटेक्ट में रख देता हूं, ठीक है ना। टच कराया गया मैंने, तो दूसरा सेम साइज का स्फेयर कराया जो सी है, ठीक है, सी है। और इस पर चार्ज कितना है, 0 है, अनचार्ज। ये ना, ये थर्ड स्फेयर ऑफ सेम साइज, हमने थर्ड स्फेयर सी मान लिया, ठीक है ना। बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ फर्स्ट। तो देखो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, दोनों पर, इस पर क्यू चार्ज है, इस पर 0 चार्ज है। तो चार्ज आपस में सेम साइज के होने की वजह से जब इन्हें कांटेक्ट में किया जाता है, चार्ज हाफ और हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। हाफ इस पर आ जाएगा, हाफ इस पे आ जाएगा। तो देखो इसको हम कर सकते हैं किस तरीके से चार्ज आएगा, इसको हम कर सकते हैं Q प्लस 0/2, आधा चार्ज, Q प्लस 0/2, तो कितना हो गया, Q/2। तो दोनों पर Q/2 चार्ज आ जाएगा। ए पर भी Q/2 हो जाएगा, प्लस का Q/2, और सी पर भी हो जाएगा चार्ज, प्लस का Q/2 चार्ज हो जाएगा। दोनों पर चार्ज प्लस Q/2 चार्ज हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, उसने बोला था थर्ड स्फेयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ फर्स्ट। हमने फर्स्ट के साथ सी को ले आए, ये थर्ड चार्ज है, ये हमारा थर्ड चार्ज है, सी कॉन्टेक्ट विथ फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ सेकंड। उसके बाद इसी थर्ड चार्ज को, सी को, किसके साथ कॉन्टेक्ट में लाते हैं, बी के साथ। बी पर चार्ज कितना है, हमें पता है बी पर चार्ज प्लस क्यू है। बी पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू। बी पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू। अब सी पर कितना चार्ज हो गया, अब 0 नहीं रहा, सी पर चार्ज हो गया प्लस Q/2। भाई पहले सी पर 0 चार्ज था, लेकिन जब हमने ए और सी को कांटेक्ट में रखा तो आधा आधा चार्ज Q प्लस 0/2, Q/2, तो Q/2 प्लस Q/2 इस पे आ गया, प्लस Q/2 इस पे आ गया। अभी भी देखो दोनों जुड़ करके Q चार्ज बन जाता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस इज द कंजर्वेशन होता है। चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ। तो अब क्या है, सी पर चार्ज कितना है, प्लस Q/2। अब हम सी वाले को इसके पास में रखते हैं, सी वाले को प्लस Q/2। अब क्या होगा, ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब देखो इसको हम करते हैं। तो अब हमारा कितना हो जाएगा, Q प्लस Q/2 ये चार्ज, Q प्लस Q/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, ऊपर आएगा आपका 2Q प्लस Q, 3Q/2। इसको आप सॉल्व कर लेना, Q 1 है और ये हाफ है, तो ये दोनों जोड़ोगे तो 3Q/2। तो ये आ गया हमारा 3Q/4 प्लस का, प्लस 3/Q4। देखो दोबारा से बताता हूं, अब सी पर चार्ज 0 नहीं रहा, अब Q/2 हो गया, क्योंकि जब हमने इनको कांटेक्ट में रखा तो आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब सी पर कितना चार्ज है, सी पर चार्ज है प्लस Q/2। अब बी और सी को जब हमने पास में रखा तो Q प्लस Q/2। तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो ऊपर वाले का आ गया 3Q/2 और नीचे 3Q/4। अब हम इनको जब अलग अलग करते हैं तो इन पर जैसे यहां पे चार्ज प्लस Q/2 और प्लस Q/2 सेपरेट हुआ था, सेम इसी प्रकार से चार्ज अब हो जाएगा सेपरेट
बी पर कितना चार्ज हो जाएगा, बी पर चार्ज हो जाएगा +3q/4 और सी पर भी चार्ज कितना हो जाएगा, सी पर चार्ज हो जाएगा +3q/4। ठीक है, दोनों पर चार्ज अब हो गया। अब क्या बताना है, ये हमने प्रोसेस कर ली। देखो, द थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद फर्स्ट। सबसे पहले थर्ड को हमने फर्स्ट के साथ लेके आए, हमने कांटेक्ट में रखा, तो इस पर चार्ज q/2 आ गया। उसके बाद उसी थर्ड स्फीयर को, अब उस पर चार्ज q/2 है, अब हमने p के साथ रखा, तो आपस में आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका जो जोड़ है वो इन दोनों के जोड़ के बराबर ही आएगा। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये हो गया। अब उसके बाद इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस मतलब r डिस्टेंस पे रखा जाए, किसको, a और b को, तो फाइंड द न्यू फोर्स ऑन इट, हमें न्यू फोर्स निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, a हमने रखा, a पर चार्ज कितना है हमारे पास, a पर चार्ज है हमारे पास कितना है q/2 प्लस q/2 और b को हमने उसके साथ उसको हमने r डिस्टेंस पर रखा, b ये रहा मेरा, r डिस्टेंस पे b को रखता हूँ, b को मैं r डिस्टेंस पे रखता हूँ। उस पर चार्ज कितना है, a पर चार्ज ये है और b पर चार्ज ये +3q/4 और ये दोनों मैंने r डिस्टेंस पर रखे, r डिस्टेंस पर। तो देखो फोर्स कितना आता है, ये फोर्स मैंने F' माना, तो कितना हो गया के हमारा वही कांस्टेंट है 1/4πε0। ठीक है ना, उसको हम केस अपनी सहूलियत के लिए के रख दे रहे हैं, बार बार वैल्यू को पुट नहीं कर रहे। तो q/2 डॉट 3q/4/r²। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कि q² r² इंटू 3/8 और ये आपका फोर्स कितना है, ये फोर्स आपको पता है, यहां से आपको पता है इसकी वैल्यू F है, इसकी वैल्यू F है। तो कितना हो गया फोर्स 3/8F, ये फोर्स हो गया। अब फोर्स कितना रह गया, अब फोर्स जो F' की वैल्यू आई हमारी, वो आई हमारी कितनी, F' की वैल्यू आई हमारी 3/8F। पहले का फोर्स कितना हो गया, 3/8 टाइम्स हो गया। तो दिस इज द क्वेश्चन, अगेन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। स्फीयर ए एंड बी, आपके दो जल्दी से जल्दी मैं फास्टली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्फीयर हमने ए और बी थे, हमारे ए और बी थे, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, r डिस्टेंस पे रखा तो इतना फोर्स लगेगा, F बराबर के q²/r²। ये फोर्स कूलम्स लॉ से आपने निकाल लिया। उसके बाद क्या बोला, ए को हम रखते हैं यहाँ पर और सी अनचार्ज को इसके पास लेके आते हैं, अनचार्ज, इसीलिए हमने लिखा q बराबर 0, अनचार्ज के बाद लेके आते हैं तो q + 0/2, तो ये कितना हो गया q/2। तो दोनों में क्योंकि टच कराया है दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा है, इसलिए चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि ये सेम साइज के हैं, तो आधा आधा q/2 प्लस q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद अब हमने b पर चार्ज हमें पता है +q था, उसको रखा और उसको साथ हमने कांटेक्ट कराया c को। c आपका कितना है चार्ज, अब इस पर 0 नहीं रहा, अब आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होके +q/2 हो गया, उसको पास में रखा। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे q + q/2/2 तो हमारा ये आ जाता है 3q/4। अब 3q/, जैसे यहाँ q/2 आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, वैसे ही यहाँ पे 3q/4 आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब 3q/4 इस पर और 3q/4 उस पर। उसके बाद अब हमने, हमारे पास a पर चार्ज कितना है +q/2 और b पर चार्ज कितना है +3q/4। डिस्टेंस हमने जैसे पहले r रखी थी उतनी डिस्टेंस यहाँ पे रखी, तो ये हमने r डिस्टेंस पे हमने इसको रखा, तो F' हमने फोर्स माना, तो कूलम लॉ लगाया कि Q1Q2/r², डिस्टेंस कर दिया। तो उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये आपने इसको अलग कर लिया, के q²r² को अलग कर दिया और ये आपका आ गया जो वैल्यू 3/8। तो आपने क्या देखा, ये कितना है, ये F है, ये आपको पता है F है, तो 3/8F, तो इतना फोर्स इस पर लगेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द क्वेश्चन
is based on Coulomb's law. Consider the charges Q plus Q plus Q and minus Q. Consider the charges plus Q and minus Q placed at vertices of equilateral triangle. What is the force on each charge? हमें ये दिया गया है, कंसीडर द, ये 3 चार्ज दिए गए हैं और जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में आपको पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारे एंगल 60-60 के होते हैं और सारी जो आर्म्स होती है वो इक्वल होती है। आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पता है, जितनी भी आर्म्स होंगी, ये आर्म्स, ये आर्म्स, ये आर्म्स, तीनों आर्म्स क्या होंगी, इक्वल साइज की होंगी। अगर मैं इसको L ले लेता हूं तो तीनों मेरी L की ही होंगी, तीनों L की होंगी, ठीक है ना, तीनों की लेंथ L होगी और सब पर लगने वाला जो एंगल होगा, जो ये एंगल होगा, ये कितना होगा, ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। हमें हर चार्ज पर लगने वाले फोर्स को बताना है। अब हमने इसको Q1 ले लिया, इसको Q2 ले लिया, तो Q1 की वैल्यू कितनी है, Q है, Q2 की वैल्यू कितनी है, Q है, Q3 की वैल्यू हमने -Q ये ले ली, ठीक है। तो अब देखो, जब हम इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स को निकालेंगे, इस चार्ज पर, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि इस चार्ज को छोड़ दो, इस चार्ज को छोड़ दो। जब हम इसकी वजह से इस पर लगने वाले फोर्स को देखते हैं, जब हम इस पर लगने वाले फोर्स को देखते हैं इसकी वजह से, तो इस चार्ज को छोड़ दो और इसको पकड़ के रखो, इस चार्ज को छोड़ दो और इसको पकड़ के रखो। तो इसको हम पकड़ के रखेंगे, कूलम्स लॉ में मैंने बताया है, जो है इस चार्ज को पकड़ के रखेंगे और इसको छोड़ देंगे, देखते हैं किधर को जाता है। तो ये चार्ज, इस चार्ज, ये चार्ज इस चार्ज की वजह से, क्योंकि ये दोनों प्लस क्यू हैं, ये भी आपका प्लस क्यू है और ये भी आपका प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्लस क्यू रिपेल करेंगे, तो इसकी वजह से ये चार्ज इधर को आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, F बराबर कितना है, Q का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस मुझे पता है, हम इस डिस्टेंस को लिख लेते हैं, ये डिस्टेंस हमें पता है L डिस्टेंस, ये L डिस्टेंस हमको पता है, ठीक है, L डिस्टेंस हमको पता है, तो अपॉन L स्क्वायर। ये किस पर फोर्स हो गया, FQ1 पर, FQ1 पर इतना फोर्स लगा और डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये FQ1। अब सेम अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरे पर लगने वाले फोर्स को देखते हैं, ये फोर्स आ गया, ठीक है, तो ये इसको L मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है ना। ये अब हम इस पर लगने वाले फोर्स को हमने इसकी वजह से इस पर लगने वाले फोर्स को देखा, तो हमने क्या पाया, इसको पकड़ के रखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो इधर को भागता है, कितने फोर्स से, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R कितना है, L का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम इस पर लगने वाले फोर्स को, इस Q1 पर लगने वाले फोर्स को देखेंगे इसकी वजह से, किसकी वजह, इसकी वजह से। तो हम क्या करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं और इसको पकड़ के रखते हैं, इसको छोड़, देखो बार बार मेरी कंडीशन को ध्यान रखो, इसको हम छोड़ देते हैं और इसको पकड़ के रखते हैं, किसको पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से हम फोर्स को निकाल रहे हैं, जिस पर, भाई जब हम इसको छोड़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ये किधर को जाता है, भाई जब हम इसको पकड़ के रखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ये किधर को जाता है। तो जब इसकी वजह से ये क्या होता है, माइनस की वजह से ऐसे अट्रैक्ट होता है, ऐसे अट्रैक्ट होता है, भाई इसको छोड़ देंगे तो किधर को जाएगा, इस माइनस की वजह से इधर को जाएगा, तो ये कुछ आपका ऐसे जाता है। और फोर्स कितना लगेगा, अगेन Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस L का स्क्वायर, तो फोर्स अगेन कितना लग गया, F बराबर K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, सेम फोर्स लगा। अच्छा, अब एंगल कितना हो गया, ये पूरा 180 होता है, तो ये 60 निकल गया, तो ये एंगल आ गया आपका 120। ये किस पर फोर्स निकाला आपने, ये Q1 पर ही फोर्स निकाला है, किसकी वजह से, Q3 की वजह से, ठीक है, Q3 की वजह से। अब आपने पढ़ रखा है 11th में जो है ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में इसके पैरेलल हम ये बनाएंगे,
ऐसे, इसके पैरेलल, और इसके पैरेलल हम इसको बना देंगे, ऐसे बना देंगे, तो हमारे कुछ इसकी डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, ऐसे ये आ जाएगा। ये फोर्स हो जाएगा Q पे लगने वाला, Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स, Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स, ठीक है ना, ये फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम इसको निकालते हैं FQ1 की वैल्यू, इसको ड्यू टू Q2 कर सकते हो, इसको ड्यू टू Q3 कर सकते हो, Q3 कर सकते हो, क्योंकि Q1 पर Q2 की वजह से और Q1 पर Q3 की वजह से लगने वाला फोर्स। तो अब देखो इस पर लगने वाले FQ1 की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो देखो कैसे हम इसको निकालेंगे। ये हमारी वैल्यू आती है, अब हम इस वैल्यू को अगर हम ऐसे करें तो देखो दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है और ये भी वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू अगर आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम है। तो हम इसको एक मान लेते हैं, एक वैल्यू मान लेते हैं, FQ1 और ड्यू टू Q2 बराबर FQ1 ड्यू टू Q3 बराबर, इसको अगर मैं F मान लूँ, F के Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू सेम है। अगर मैं ऐसे कर दूं तो FQ1 पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, FQ1 पे लगने वाला फोर्स, अब हमें पता है ये वाला ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो आपको पता है क्या है, मैं दोबारा से बता देता हूं। अगर आप किसी फोर्स को निकालते हैं तो क्या होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का 2F1 F2 cos थीटा, ये फोर्स लगता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला लगता है, ठीक है ना, ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। F1 का स्क्वायर, F1 कितना हो गया, दोनों F हैं तो F का स्क्वायर, F2 कितना हो गया, ये भी दोनों F ही हैं भाई, पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, लेकिन ये और ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, बराबर है। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इसका स्क्वायर Q1 Q2 का स्क्वायर प्लस F Q1 Q3 का स्क्वायर प्लस 2F Q1 Q2 F Q1 Q3 और cos, इसके बीच का एंगल कितना है, वो 60 हो गया तो 120, ये आप लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। लेकिन ये दोनों वैल्यू, इसको आपने F मान लिया और F की वैल्यू को आपने ये ले लिया है, तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, अंडर रूट F का स्क्वायर प्लस इसकी जगह F कर दिया, इसकी जगह F कर दिया, F का स्क्वायर प्लस 2F, इसकी जगह F, इसकी जगह F हमने मान लिया है, वैल्यू सेम है, इंटू cos 120। तो FQ1 पे लगने वाला फोर्स कितना हो गया, ये हो गया रूट 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, -1/2। तो ये आपकी वैल्यू कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये FQ1 बराबर, इसमें से ये माइनस जाएगा तो रूट F स्क्वायर बराबर F आ जाएगा, ये Q1, और इस पर लगने वाला फोर्स आपको पता है KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा इस पर। FQ1 पर कितना फोर्स लगेगा, FQ1 पर लगेगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन किधर को होगी, इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट, ठीक है। अब अगर आप इस पर लगने वाले फोर्स को निकालते हैं तो वो भी इतना ही आएगा, Q2 पर लगने वाला भी फोर्स इतना ही आएगा। क्यों Q2 पर लगने वाला आएगा, सेम वैल्यू आएंगी, क्यों, मैं उसको बता देता हूं, जरा देखिए। जब इस पर आप, क्योंकि वैल्यू सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो वैल्यू सेम है, तो देखो जब आप इस पर इधर को निकालोगे, यहां पर आप वैल्यू को लिखोगे F, किसकी वैल्यू लिखोगे, ये अगर आप इसको लिखते हो, ऐसे लिखते हो, तो इस पर देखो सेम वैल्यू आएगी, कितनी, अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो आएगा आपका, इसमें यहां जगह नहीं है, मैं ऊपर नीचे लिख देता हूं, FQ2 ड्यू टू Q1, Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है ना, इस Q2 पर इसकी वजह से, तो कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये Q1 Q2, और इसकी वैल्यू होगी F, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स ये किधर को आएगा, ये आपका इस पर, इसकी वजह से ये क्या होगा, रिपेल करेगा तो उधर को जाएगा, ये मैंने वैल्यू लिख दी। सेम आप इसको भी निकाल सकते हो, Q2 पर लगने वाला फोर्स Q3 की वजह से, Q3 की वजह से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, Q2 की वैल्यू Q3, ये आपका कितना आएगा, सेम आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और इनके बीच में एंगल 120 होगा। तो अगर आप देख सकते हो कि सेम जो वैल्यू यहाँ आई है वो सेम वैल्यू वहां आएगी, ठीक है ना। आप ट्रायंगल लॉ लगा देंगे तो आपने क्या देखा, यहाँ पर FQ2 पर भी वैल्यू सेम आती, फोर्स दोनों के लिए सेम है। और इसके लिए डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इसके लिए डायरेक्शन हो जाएगी आपकी ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो जाएगी किसके लिए, FQ2 के लिए, FQ2 के लिए ये डायरेक्शन हो जाएगी, FQ1 के लिए ये डायरेक्शन हो जाएगी, FQ1 के लिए ये डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम रहेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। तो आपने FQ1 पर लगने वाले फोर्स को निकाल दिया, FQ2 पर लगने वाले फोर्स को निकाल दिया। मैं दोबारा से जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब आपने इस पर ये जो है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये इधर को भागेगा और इसकी वजह से ये इधर को अट्रैक्ट होगा, इसकी वजह से ये इधर को अट्रैक्ट होगा। तो एक फोर्स इधर आ गया, एक फोर्स इधर आ गया, F के क्यू स्क्वायर, और इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। सेम इधर भी फोर्स लगेगा, कितना, के Q1 Q2 एल स्क्वायर। और उसके बाद आपने ये फार्मूला आपको पता है, ट्राइंगल लॉ से आप इसको लगा सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ से इस फार्मूले को लगा सकते हो। FQ1 बराबर दिस एंड दिस दोनों बराबर है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम आपको देखते हैं, इस पर लगने वाले फोर्स को निकालते हैं, इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स को निकालते हैं। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स उस पे लगेगा, ठीक है, क्योंकि सेम चार्जेस हैं, ठीक है। अब हम इस पर Q3 पर लगने वाले फोर्स को निकालेंगे। अब हम Q3 पर लगने वाले फोर्स को निकालते हैं, Q3 पर लगने वाले फोर्स को निकालते हैं। तो Q3 पर लगने वाले फोर्स को अब हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू आएगी, जरा देखिए, ये इसकी वजह से ये क्या होगा, इसकी वजह से इस पर, इसको पकड़ के रखेंगे, इसको छोड़ देंगे। बार बार मैं कह रहा हूं, इसको पकड़ के रखेंगे, इसको, क्योंकि हमें इस जिस पर फोर्स देखना होता है उसको छोड़ देते हैं, इसको पकड़ को रखेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये क्या करेगा, इधर को अट्रैक्ट होगा, ऐसे अट्रैक्ट होगा, ऐसे अट्रैक्ट होगा। और फोर्स कितना लगेगा इस पे, F पे, F आपका कितना फोर्स आएगा, F आपका आएगा FQ3 ड्यू टू Q1 कितना आएगा, के वैल्यू उसकी सेम रहेगी, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो Q1 स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इतना फोर्स आएगा। सेम जब हम इस पर, इसकी वजह से इस पर लगने वाले फोर्स को देखेंगे, इसकी वजह से, तो ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है, जो है, सॉरी, ये अट्रैक्ट होगा। जैसे पहले ये यहाँ पर Q3 इधर को अट्रैक्ट हो रहा था पॉजिटिव की तरफ, अब ये Q3 जो माइनस Q है वो इधर को अट्रैक्ट होगा, इधर को अट्रैक्ट होगा, तो इसके लिए ये डायरेक्शन हो जाएगी। और फोर्स वही आपका सेम लगेगा, F बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इतना ही फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर अगर हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसमें समय लग रहा है, ठीक है ना। तो देखो, इसके बीच में एंगल कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। अब इसके पैरेलल हम इसको खींचेंगे, ये इसके पैरेलल हमने इसको खींचा, ये किया पैरेललोग्राम लॉ से, हमने इसके पैरेलल इसको खींचा, इस वाले को लिया, और उसके बाद इसके पैरेलल हम इसको लेंगे, इसके पैरेलल हम इसको लेंगे, ये
तो देखो ये कुछ ऐसे आ जाएगा नेट फोर्स, ये आएगा FQ3, ये फोर्स आ जाएगा FQ3। तो FQ3 की जब हम वैल्यू को निकालेंगे, FQ3 की वैल्यू को निकालेंगे तो देखो दोनों फोर्स बराबर है, ठीक है ना। तो हम इसको भी कर सकते हैं FQ3 Q1 बराबर, दोनों फोर्स बराबर हैं, ये और ये फोर्स, इसको लिख सकते हैं Q3 ड्यू टू Q2, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स बराबर है FQ3 Q2, ये दोनों फोर्स बराबर हैं, इनकी वैल्यू कितनी है कि Q²/L², ठीक है। इसको हम F डैश लिख सकते हैं, इसको हम F डैश, पहले हमने F माना था, इसको हम F डैश मान सकते हैं। तो हमारे पास कितना फोर्स आ जाएगा, अब हम इसको निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं। तो देखो गौर से देखो, इसको कैसा हो जाएगा, F डैश का स्क्वायर, जैसे हमने पहले किया था सेम आप मेरे स्टेप को देखेंगे, F डैश का स्क्वायर प्लस F डैश, दोनों बराबर है, ये भी बराबर है। अरे एक स्टेप में मैं और एक्स्ट्रा कर देता हूं इसको, अब आप ऐसे कर सकते हैं F इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर और दोनों की प्रोडक्ट का दुगना, तो आप इसको कर सकते हैं FQ3 Q1 स्क्वायर प्लस FQ3 Q2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2FQ3 Q2, ये डायरेक्ट फार्मूला है, FQ3 Q2 cos 60 डिग्री, इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री। तो अब आप इसको कर सकते हैं FQ3 बराबर, इस वैल्यू का आप रख सकते हैं F डैश का स्क्वायर प्लस, इसको भी आपने दोनों को F डैश माना है, F डैश का स्क्वायर प्लस 2F डैश cos 60। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी √2F डैश स्क्वायर प्लस 2F डैश स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 3F डैश का होल स्क्वायर बराबर, आप कर सकते हैं इसको √3F डैश, ठीक है ना। ये हो गया किस पर, Q3 पर लगने वाला फोर्स। तो FQ3 पे लगने वाला फोर्स कितना आ गया, √3 इंटू F डैश की वैल्यू वो रख देंगे KQ²/L²। ये क्वेश्चन हो गया, और इसकी डायरेक्शन किधर को होगी, इधर को डायरेक्शन होगी। मैं जल्दी से फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को जरा देखिए। यहाँ पर क्या है कि ये मुझे इस पर लगने वाले फोर्स को देखना है, Q3 पर लगने वाले, तो मैंने क्या लिखा, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1, ये Q1 फोर्स। अब इसको देखो, बार बार मैं एक ही बात को कह रहा हूं, इसको आप क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे और इसको छोड़ देंगे, तो इसकी वजह से, पॉजिटिव की वजह से ये नेगेटिव अट्रैक्ट होके इधर आएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्शन इसकी इधर बनाई, इधर बनाइए। सेम आपका ये होगा, नेगेटिव ये चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट होके इधर आएगा, इसीलिए मैंने फोर्स की डायरेक्शन ये बनाई, ठीक है। उस इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, और इसके, क्योंकि हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में एंगल 60 डिग्री होता है, और ये कितना होगा, ये Q1 होगा और ये Q2 होगा। देखो प्लस माइनस नहीं लिखा जाता, प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ध्यान रखना, लास्ट तक कंफ्यूजन बना रहता है बच्चों को, लास्ट तक कि प्लस माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताते हैं, और डायरेक्शन हमने ऑलरेडी मेंशन कर दी है, इसकी डायरेक्शन इधर को, इसकी डायरेक्शन है, इसलिए आप इसमें इसको प्लस इसको माइनस नहीं लेंगे, आपने डायरेक्शन बना दी है तो आप डायरेक्ट इसका पॉजिटिव साइन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को बताते हैं, ठीक है। तो अब ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, इनका स्क्वायर, और डिस्टेंस आपको पता है L²। सेम ऐसे ही यहां पे भी होगा, Q1 Q2, तो Q का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, डिस्टेंस L²। तो ये हो गया FQ3 ड्यू टू Q1, ये मैग्नीट्यूड, और दोनों मैग्नीट्यूड सेम है ये, और दूसरा FQ3 ड्यू टू Q2, ये मैग्नीट्यूड। तो देखो गौर से देखो, उसके बाद जब, और इनके बीच में कितना एंगल है, Q3 Q1 वाले इस
के अंदर और इसके बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री का। ये एंगल कितने का है, 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, 60 डिग्री का एंगल है। तो अब देखो हमने क्या किया, इन दोनों को एफ डैश के बराबर लिख दिया, बराबर एफ डैश। तो अब हमने एफ क्यू थ्री की वैल्यू को जब हमने निकाला तो इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर प्लस 2 दिस इंटू कॉस 60, क्योंकि इनके बीच में एंगल 60 है। अब ये और ये दोनों वैल्यू हमने एफ डैश के बराबर ले रखी है, तो हम एफ डैश का स्क्वायर रख देंगे प्लस 2 एफ डैश इंटू एफ डैश कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये वैल्यू हमने 1/2 रख दिया, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 एफ डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर 3 एफ डैश स्क्वायर √3 ये हो गया, और एफ डैश आपका बाहर निकल के आ गया। एफ डैश की वैल्यू आपने कितनी मानी है, ये वैल्यू आपने मानी है, तो हम √3 के बाद ये वैल्यू रख देंगे। तो ये फोर्स किस पे आ गया, Q3 पे आ गया, और इसकी डायरेक्शन इधर को होगी, नीचे की तरफ होगी। आई थिंक, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं।